तो आज हम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्राउन रूल के कंटिन्यूएशन में ही है। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्राउन रूल। दिस इज मार्क्ड एज सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डायरेक्टली अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट करने शुरू कर दिए। कंपनी की इंटरफेरेंस बिल्कुल ख़त्म होगी। क्राउन ने खुद क्योंकि अब इसको कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया इसलिए बोलेंगे कि क्योंकि यहाँ पे इंडियंस का बीइंग ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्यूजन होना शुरू हो गया। इसलिए हम इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट था, कंटेन्स 321 सेक्शन विद 10 शेड्यूल। अब इसके फीचर्स क्या है इस एक्ट के? 1935 एक्ट, इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जो कंसिस्ट करती थी प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। फिर ये एक्ट डिवाइड, इस एक्ट ने सेंटर और यूनिट्स, जैसे पहले हमने बोला था ना ये प्रोविंसेस, इसकी जगह यूनिट्स इन डिवाइड किया सेंटर और यूनिट्स में पावर्स को। इसमें 3 लिस्ट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की। फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर, इसमें 59 आइटम्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें 54 आइटम्स थे फॉर सेंटर एंड स्टेट। इट मीन्स प्रोविंशियल लिस्ट पे सेंटर और स्टेट लॉ बना सकती थी। और कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स थे फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। रेजिडुअरी पावर्स, कुछ आइटम्स ऐसे थे जो बच गए, जो इन लिस्ट में नहीं आ रहे थे, तो उसकी लॉ मेकिंग पावर की इन्होंने पावर दी वॉइस रॉय को और एट द प्रोविंशियल लेवल गवर्नर जनरल को। लेकिन ये जो सारा सिस्टम डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये कभी भी नेवर केम इनटू बीइंग। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब यहाँ पे फेडरेशन बनाई थी तो यहाँ पे इन्होंने ये किस फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ व्हाट मेंबर्स, प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट्स जो थी, जो राजाओं की थी। तो ये फेल इसलिए हुई क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया इस फेडरेशन को, इसलिए इट केम टू बी प्रूव्ड एज अ फेलियर। अब इन्होंने क्या किया, जो जैसे हम पहले पीछे पढ़ा था ना कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दी कि सारी पावर स्टेट ऑफ इंडिया के अंडर कर दी। लेकिन बाद में इन्होंने जो हमने पीछे पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन करनी शुरू की। डिसेंट्रलाइजेशन में इन्होंने क्या किया कि पहले क्या होता था, सिर्फ स्टेट ऑफ इंडिया के पास पावर थी। उन्होंने जो लॉ मेकिंग पावर थी वो स्टेट से लेके, प्रोविंसेस से लेके अपने पे ले ली थी। लेकिन बाद में जब डिसेंट्रलाइजेशन की तो इन्होंने प्रोविंसेस को दोबारा फिर अपनी पावर्स दे दी लॉ मेकिंग की। तो इसने क्या किया, डायरकी इन प्रोविंसेस खत्म कर दी एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब ये क्या था, जो प्रोविंसेस थे वो अपने लॉ खुद बनाने लग गए, तो वो उनके ये ऑटोनोमस बॉडी बन गई। प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट इन देयर ओन स्फीयर्स, वो विदाउट एनीबडीज इंटरफेरेंस वो खुद के अपने लॉ बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। मोर ओवर एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, दैट इज गवर्नमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, जो लास्ट एक्ट हमने पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था कि ये जो इवेंट्स थे ये इन्होंने इन्फ्यूज किए 1935 में। तो ये जो 1935 है ना, ये पीछे जो हमने पढ़ा है ना उसका ऑलमोस्ट रेपिटेशन ही है। दिस केम इनटू इफेक्ट इन 19, अब ये जो सारा सिस्टम था ये 1937 में इंट्रोड्यूस इफेक्ट में आया था, बट डिसकंटिन्यूड, ये 1939 तक इसको डिसकंटिन्यू किया गया। इट ऑल्सो प्रूव टू बी एज फेलियर। फिर प्रोवाइडेड डायरकी एट सेंटर, अब इन्होंने क्या किया जो डुअल गवर्नमेंट थी वो एट द सेंटर इन्होंने प्रोवाइड की। कंसिक्वेंटली फेडरल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड। ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि रिजर्व, इन्होंने जो सब्जेक्ट्स थे उनको रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डिवाइड किया। ये ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट की जो क्लैरिफिकेशन है वो पिछले वीडियो में है।
बट दिस ऑल्सो नेवर केम इन टू ऑपरेशन एट ऑल। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस की बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म में हमने पढ़ा था ये 2 हाउसेस बनने लगे, अपर और लोअर हाउस बनने लगे। तो इन्होंने क्या किया, 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंसेस में ये बाइकैमरलिज्म गवर्नमेंट आई। Thus, legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, United Provinces were made bicameral, consisting of legislative council। अब legislative council राज्यसभा जिसको हम आजकल बोलते हैं, अपर हाउस ऑल्सो, और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, ये सारा एग्जिस्टेंस में आया। बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई उनके पास, उनके ऊपर रिजर्व्ड सर्टेन नंबर ऑफ जनरल, जो हमने पीछे पढ़ा था, जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था ना कि कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन, जो डिप्रेस्ड क्लास को, वो यहाँ है कि जो डिप्रेस्ड क्लास थी पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग, तो जो अग्रीमेंट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर में, तो उन्होंने क्या किया, जो जनरल सीट्स थी वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व की। ऑल्सो एक्सटेंडेड द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन। जो रिप्रेजेंटेशन, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जो उन्होंने बोला था ना कि कुछ क्लासेस, जो माइनॉरिटी क्लासेस थी, उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, वो एक्सटेंड की गई वुमेन एंड लेबर वर्कर्स के लिए ऑल्सो। तो इसका मतलब ये है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में क्या था कि ये जो क्लासेस थी ना, विमेन खुद मतलब अपना इनके लोग ही इनको इलेक्ट करते थे। फिर अबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया। एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनाया गया, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। जो हमने 15 मेंबर काउंसिल पढ़ी थी ना स्टेट ऑफ इंडिया के, जो मिली थी, जिसमें 7 मेंबर्स और 8 मेंबर्स की डिवीजन हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज का मतलब है राइट टू वोट, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ था, जितने भी इंडियन पीपल थे, अबाउट 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, उसमें सिर्फ 40% पीपल को गॉट वोटिंग राइट्स। अब 14% कोई क्यों, जैसे आज हमारी जितनी पॉपुलेशन है, तो वोटिंग राइट्स किसको मिलते हैं, 18 साल या 18 साल से ज़्यादा के लिए। तो वहाँ पे उस टाइम जो हमने पीछे पढ़ा था, जिनके पास प्रॉपर्टी टैक्स थे, वो एक क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी थी। तो उनमें जो क्वालिफाई जो कर रहे थे, वो सिर्फ 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थी जिनको वोटिंग राइट मिले। फिर इन्होंने इट एस्टैब्लिश्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया। इसका अधिकार मिला हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो एस्टैब्लिश फेडरल, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन आई, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन आई, फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स आई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ये हम सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 124 से लेके जो आगे आर्टिकल्स आएंगे। ये फेडरल कोर्ट का प्रोविजन आता है, आई थिंक ये 135 में है, आर्टिकल 135 में। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फेडरल कोर्ट क्या होती है। ये 1937 में सेटअप की गई थी। सेपरेट किया इन्होंने बर्मा, जिसको अभी म्यांमार फ्रॉम इंडिया बोलते हैं, इंडिया से बर्मा को सेपरेट किया, जिसका अभी इसको म्यांमार बोलते हैं। क्रिएटेड 2 न्यू प्रोविंसेस ऑफ उड़ीसा एंड सिंध। सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी उस टाइम पे थे, उनके इंटरेस्ट सेव करने के लिए उन्होंने प्रोविजंस बनाए गए। प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल रेलवे अथॉरिटी टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवे। प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, ये अपॉइंट किया। अब नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये लास्ट है क्राउन रूल में, इसको ध्यान से पढ़ लो। तो यहाँ पे क्या था, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एटली, देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, इसने डिक्लेयर किया जो ब्रिटिश रूल था इन इंडिया कि वुड एंड बाय जून 30, 19। उसने बोला कि ये जो ब्रिटिश रूल है कि जो सुपरविजन है, जो अथॉरिटी है ब्रिटिश की, ये ख़त्म हो जाएगी बाय जून 30, 1948।
आफ्टर विच पावर वुड बी। तो ये क्या इन्होंने क्या किया कि इनका मेन मोटिव था कि हमारा सुपरविजन हम खत्म कर रहे हैं, अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी इंडियन हैंड्स के, रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स के ट्रांसफर करने के लिए। फिर दिस अनाउंसमेंट फॉलोड बाय, तो इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम लीग थी ना, उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें ओवरऑल इंडिया नहीं चाहिए, हमारा पार्टीशन करके दो। तो ऑन जून 3, 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो जून 3, 1947 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी भी यही थी, वही सारा कुछ करके गए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने 1946 में फॉर्म हुआ था उसको डिक्लेयर किया। और उन्होंने ये भी उस टाइम बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसको उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जो लोग चाहते हैं कि ये हम पे ना अप्लाई हो तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होएगा, इम्पोज किसी पे नहीं किया जाएगा। तो कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ कंट्री हु आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। फिर सेम डे मीन्स 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन थे जो देन वॉइस रहे थे, पुट फोर्थ पार्टीशन, उन्होंने पार्टीशन प्लान पुट फॉरवर्ड किया। तो इस प्लान को माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। फिर प्लान किसने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, उस टाइम पे यही प्रोमिनेंट पार्टीज थी। फिर इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनएक्टिंग। अब ये जो माउंटबेटन प्लान था, इसको इफेक्ट देने के लिए एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एग्जिस्टेंस में आया। इस एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश रूल को खत्म किया, डिक्लेयर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 1947 टू 15 अगस्त 1947। अब ये सोवरेन स्टेट क्या है कि हम किसी को जवाबदेह है नहीं, ये हमारा इंडिपेंडेंट है, हम जो कुछ करना चाहते हैं अपनी कंट्री में। सोवरेन का मतलब ये है कि ये हमारी इंडिपेंडेंस है, हम कुछ भी करना चाहते हैं अपनी कंट्री में विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू एनी अदर पर्सन, हम सब कर सकते हैं। प्रोवाइडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया बिटवीन टू, अब भी यहाँ क्या हुआ, इन्होंने 2 डोमिनियंस बना दिए। डोमिनियंस एक तो पाकिस्तान को दे दिया, जो पार्टीशन हुई थी, एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया। ये जो डोमिनियंस थे, डोमिनियंस में एक पाकिस्तान को दिया और एक क्या बोलते हैं इंडिया को दिया। इन्होंने इसमें क्या किया, विद राइट टू सिसीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो 2 डोमिनियंस बनाए हैं ड्यू टू द पार्टीशन माउंटबेटन प्लान, तो इन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है इसके अब उसका पार्ट नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने अबॉलिश किया के, उसको खत्म कर दिया डेजिग्नेशन को। फिर प्रोवाइडेड फॉर ईच, जो डोमिनियन थे पाकिस्तान और इंडिया थे, उनको गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग, जो वहाँ का गवर्नर पाकिस्तान और इंडिया का सेपरेटली गवर्नर जनरल अपॉइंट किया। जो किसने अपॉइंट किया, ब्रिटिश किंग ने किया। किसकी एडवाइस पे किया, डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पे किया। अब यहाँ से क्या होना शुरू हुए, जो हिज मैजेस्टी की पावर थी ना गवर्नमेंट के, इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो सारी यहाँ से खत्म होगी। तो अब पहले क्या होता था, जो हिज मैजेस्टी थी, गवर्नमेंट ऑफ इन ब्रिटेन थी, जो यहाँ पे सारा रूल कर रहे थे इनडायरेक्टली थ्रू देयर ऑफिसर्स बीइंग अपॉइंटेड बाय देम। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल नहीं रही। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे हमारी कोई भी एक्टिविटी के लिए। फिर उन्होंने एम्पावर किया डोमिनियन टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपील। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इस एक्ट ने किया कि जो डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है उनको हक दिया गया, एम्पावर किया गया कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल यहाँ पे एक्ट या जो एक्ट और रेगुलेशंस वगैरह थी, ये इनकी मर्जी थी कि इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये इनको अबॉलिश करना चाहते हैं। डोमिनियन टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपील एंड एक्ट
ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। अब ये इनके ऊपर था कि ये जो पुराने जैसे ब्रिटिश ड्यूरिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एक्ट बने थे, कोई भी इनको रिपील करना चाहते हैं, उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी, कि वो रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। ये सारा पाकिस्तान और इंडिया का खुद का डिसीजन था इस डोमिनियंस का। empowered constitution assembly to legislate for respective territories till new constitution। अब क्या हुआ, अब ये जो टेरिटरीज डिवाइड होगी, पाकिस्तान चला गया कुछ हिस्सा, इंडिया के पास कुछ रह गया, तो इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को ये हक दिया, रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियंस को, कि वो लेजिस्लेट कर सके अपनी अपनी टेरिटरी के रिगार्डिंग, जब तक एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट या इन्फोर्समेंट में नहीं आ जाता। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिक्वायर किया कि कोई भी, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के टाइम पे या ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो भी एक्ट वगैरह उस टाइम इन्फोर्स किए गए थे या फोर्स में आए गए थे, ये डोमिनियन जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुए, ये डोमिनियंस पाकिस्तान और इंडिया, इनके पावर थी कि ये एक्सटेंड करे, इनकी मर्जी थी कि वो वाले जो एक्ट थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए थे, कि वो उनको इंडिपेंडेंट इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर एक्सटेंड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अब जैसे हम कभी आगे लॉ पढ़ेंगे ना, तो इसमें कुछ एक्ट हैं जो पीछे से ही हमारे कंटिन्यू होते हुए आ रहे हैं। मोस्टली लॉ ऐसे ही है कि पहले से ही बना हुआ है, बस उसको कंटिन्यूएशन मिली हुई है। जब हम लॉ पढ़ते हैं, जो हम केसेस, हिस्ट्री ऑफ केसेस पढ़ते हैं, तो उसमें प्रोविंशियल जो प्रीवी काउंसिल की डिसीजंस थे वो भी अभी भी वैलिड है, लेकिन उनकी बस ये है कि जो वैलिडेशन फोर्स है वो सिर्फ इतनी है कि वहाँ से हम इंटरप्रिटेशन वगैरह ले सकते हैं। Abolished office of Secretary of State for India, transferred his function to Secretary of State for Commonwealth Affairs। अब इन्होंने क्या किया, जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो उस टाइम पे बनाया गया था, उसको अबॉलिश करके ये जो पावर्स थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की, इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जो कॉमनवेल्थ अफेयर्स होते थे, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो पावर्स थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी। किस पर्पस के लिए, जो कॉमनवेल्थ अफेयर्स होते थे उनको एक्सरसाइज करने के लिए। प्रोक्लेम्ड लैप्स ऑफ, इन्होंने क्या किया, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनके ऊपर जो ब्रिटिश की रूलिंग थी वो खत्म, ब्रिटिश की पैरामाउंसी थी वो सारी खत्म कर दी। एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त, कब से, 1947 से प्रिंसली स्टेट्स और जो ट्राइबल एरियाज के रिलेशंस थे ब्रिटिश के, वो भी सारे जो ट्रीटी हुई थी वो सारे इन्होंने 15 अगस्त 1947 से ख़त्म कर दिए। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, उनको ये पावर दी गई कि आप किस डोमिनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी थी कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, दैट दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ ईदर पाकिस्तान और इंडिया, और दे वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये सारा प्रिंसली स्टेट्स की मर्जी थी। और इन्होंने ये भी बोला कि जो इंडिया और पाकिस्तान की डोमिनियन है, उनको ये अथॉरिटी या फिर पावर दी गई कि वो जो अपनी गवर्नेंस है एंड प्रोविंसेस, मतलब इनको ये दो डोमिनियंस को ये अथॉरिटी या फिर पावर दी गई कि वो जो अपनी गवर्नेंस है, अपनी डोमिनियंस की गवर्नेंस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते थे, टिल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग नहीं होती। और उनको डोमिनियंस को, पाकिस्तान और इंडिया की डोमिनियंस को ये भी अथॉरिटी दी गई कि जो 1935 वाला एक्ट था, वे अगर वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं गवर्नेंस के लिए तो वो कर सकते थे।
इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश मोनार्क था उसको भी इन्होंने डिप्राइव किया। किस किस हक से डिप्राइव किया? राइट टू वीटो बिल्स। अब वीटो पावर क्या होती है कि जब टाई हो जाए तो एक अथॉरिटी को पावर दी जाती है कि वो किस किस जगह पे अपनी वोटिंग करना चाहता है, उसको वीटो पावर बोलते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश मोनार्क के पास जो वीटो पावर का राइट था इन रिलेशन टू द बिल्स, वो सारा खत्म कर दिया। ब्रिटिश मोनार्क को इस अथॉरिटी या पावर से डिप्राइव किया और आस्क फॉर रेजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज। और जो हमने पहले पढ़ा था कि जो बिल्स बनाते थे इंडिया में, जो कानून वगैरह बनाया जाता था, उसके अप्रूवल के लिए इनको ब्रिटिश क्राउन के पास या ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजना पड़ता था, वो अप्रूव करते थे। लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये जो रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये भी राइट उनका डिप्राइव किया गया। ब्रिटिश मोनार्क को इस राइट से डिप्राइव कर दिया गया। बट दिस राइट वाज रिजर्व्ड फॉर द, लेकिन ये गवर्नर जनरल के लिए राइट रखा गया। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ। बट जो गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि वो अप्रूवल के लिए बिल उसके पास जाएंगे फॉर द फाइनल से, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल था उसके पास पावर थी, पर वो जब वो प्रूव करता था किसी लॉ को, लेकिन वो करता इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी ही करता था। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट। अब हमारा इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर्स को इन्होंने क्या किया, नॉमिनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया स्टेट्स का। They were made to act on the advice of the respective council of ministers in all matters. अब ये जो डिफरेंट डायरकी दोबारा आ गई थी, सेंटर और स्टेट के पास अपनी प्रोविंसेस में अपने अपने गवर्नर्स होते थे, तो इनके पास ये किसकी एडवाइस पे लॉ बनाते थे, वो था जो इनको काउंसिल्स अपॉइंट ही की गई थी मिनिस्टर्स की, सारे मैटर्स के ऊपर उनकी एडवाइस के ऊपर ये गवर्नर जनरल और गवर्नर से वो लॉ बनाते थे। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट। की पॉइंट, इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने डिसकंटिन्यू की अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज, और जो रिजर्व की जाती थी पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो रिजर्व की जाती थी सीट्स अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज, वो भी डिसकंटिन्यू की। द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 1947 15 अगस्त वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स दैट दे वर इंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम। तो जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट हुए थे बिफोर अगस्त 1947, जो वो इंजॉय कर रहे थे अपनी पोस्ट की पावर्स को, जो बेनिफिट्स वो इंजॉय कर रहे थे, उसको कंटिन्यू रहने दिया। ऑल द स्ट्रोक ऑफ मिड, फिर उन्होंने 14 से 15 के बीच की रात को 1940 द ब्रिटिश रूल केम टू, खत्म हो गया रूल, ब्रिटिश रूल एंड हो गया एंड पावर वॉज ट्रांसफर्ड टू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। जो डोमिनियंस बनाए थे ना माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंगली, तो जो पावर्स थी सारी ये इसको मिल गई। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड माउंटबेटन, अब डोमिनियंस कौन कौन बनाए थे, पाकिस्तान और इंडिया, लेकिन जो लॉर्ड माउंटबेटन था ना, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल अपने इंडिया का बना। ही स्वॉर इन, उसने जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। ये जो था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था 1946 के अकॉर्डिंगली, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। द मेंबर्स ऑफ बोथ द इंटरिम गवर्नमेंट एंड द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ, ये जो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले की, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट थी, या फिर जो फर्स्ट हमारी इलेक्ट हुई गवर्नमेंट, उसकी सारी लिस्ट इस टेबल में है। ये आप पढ़ लेना खुद से इस बुक